तो पिछले लेक्चर में हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बारे में समझ लिया था। अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उसी को ही देखना, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर ये समझ में नहीं आएगा। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में हमने ये एक फॉर्मूला बाद में डराइव कर लिया था, सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स क्या है? एक्स है न्यूट्रल एक्सिस, जबकि वहां उस केस में हम यहाँ पर एक्स सी हमने लिख दिया था, क्योंकि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को हमने एक्स सी माना है, और एक्स ए हम मानेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जो कि हम इस लेक्चर में आगे देखने वाले हैं। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वाले लेक्चर में ये चीज हमने डराइव कर ली थी, सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम अपॉन डी माइनस एक्स। यहां से, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में भी डायरेक्टली हम यहां से वैल्यू कुछ पुट करने वाले हैं, तो इसलिए सबसे पहले उस लेक्चर को देखना जरूरी है। फिलहाल हम ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारी है बीम, ऊपर का है कंप्रेशन जोन, नीचे का है टेंशन जोन, ये तीन लगे हुए हैं सरिये, और ऊपर की जो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर से दूरी इसकी कितनी है? x है, और इसी ऊपर का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है किसी भी बीम का, उसे हम बोलते हैं टॉप मोस्ट फाइबर। टॉप मोस्ट फाइबर, तो उसी टॉप मोस्ट फाइबर से जो स्टील के बीचों बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है d, और वहां से जो सबसे नीचे की डिस्टेंस होती है वो होती है ओवरऑल डेप्थ, यानी कैपिटल D, और ये होती है स्मॉल d। जो ये सरिये के बीच की है ये होती है स्मॉल d, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। अब ये है x और यहां से यहां तक है d पूरा, तो इतनी दूरी कितनी हो गई? d माइनस एक्स, इसमें से ये माइनस कर दिया तो बचा ये d माइनस एक्स। ऐसी ये AST। अब यहां पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होती क्या है? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वो न्यूट्रल एक्सिस होती है जो कि रियलिटी में आती है हमारी बीम में। ऊपर क्या है? कंप्रेशन जोन। तो कंप्रेशन जोन में ये सिग्मा सीबीसी जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस लग रही है, ये इधर को फोर्स यहाँ पे ज्यादा होगा, नीचे और कम होगा, 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 इसलिए ये ग्राफ इस तरीके से आया है। हालांकि रियलिटी में ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है, वो लिमिट स्टेट जब पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने रियल ग्राफ लिया है, जो कि एक पैराबोलिक ग्राफ होता है। लेकिन ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने ये एज्यूम कर लिया है कि ये जो स्ट्रेस में डिफरेंस आएगा ये रेट इज कांस्टेंट होगा, इसलिए हमारा ये स्ट्रेट लाइन आई है। अब इसमें सिग्मा सीबीसी सबसे ऊपर सबसे ज्यादा, और कम और कम और कम, और एक समय आया यहाँ पे जीरो, यानी स्ट्रेस जीरो हो गई। यही है हमारी न्यूट्रल एक्सिस जो ग्रीन कलर से दिखाई गई है। और जो ये टेंशन में आ रहा है, टेंशन में यहाँ कोई टेंशन नहीं है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेंशन के लिए हमें कंक्रीट डिजाइन ही नहीं किया। हम नहीं मानेंगे कि कंक्रीट के अंदर टेंशन आ रही है, हम केवल स्टील की बात करेंगे, क्योंकि टेंशन हमें केवल स्टील को देनी है। और स्टील कहाँ पर लगी हुई है? ये AST है, ये सरिया लगा हुआ है, यहीं पर स्टील है, इसलिए हमने टेंशन भी केवल यहां पर दिखाई है। ये रही टेंशन, ये रहा टेंशन। और ये इस तरीके से हमने ग्राफ नहीं दिखाया जोड़ते हुए, जैसे यहां पर दिखाया, क्योंकि यहां पर तो यहां भी कंक्रीट है तो स्ट्रेस आ रही है कंप्रेसिव, यहां भी, क्योंकि ये पूरे में कंक्रीट झेल रहा है। लेकिन यहाँ पे ना ये टेंशन झेलेगा ना ये, केवल ये सरिया ही झेलेगा। इस वजह से हमने यहाँ स्ट्रेट लाइन दिखाई है और केवल नीचे हमने टेंशन दिखा दी है। अब जब हमने कंप्रेशन इस साइड दिखाया है सिग्मा को, तो इसलिए जो सिग्मा एसटी है वो हमने अपोजिट साइड दिखाया है, क्योंकि एक कंप्रेशन है तो दूसरा टेंशन है। अब जब एक चीज, जैसे अगर हम एक बार देखें, ये पूरी एक बीम है, ये पूरी एक बीम है, इस बीम में कहीं ये वाला पॉइंट है बीच में जहां से मैंने पकड़ लिया है, और ये है न्यूट्रल एक्सिस। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है, अभी हमने देखा ऊपर क्या है? कंप्रेशन, नीचे क्या है? टेंशन, तो यानी कि दोनों अपोजिट है। तो कंप्रेशन को अगर मैं डायरेक्शन ये वाली मानूंगा, स्टील को मुझे डायरेक्शन ये वाली माननी पड़ेगी, क्योंकि अपोजिट है दोनों, साइन उल्टे रहेंगे। अब देखिए यहां पर जो कंप्रेशन लग रहा है और यहां पर टेंशन लग रहा है, ये दोनों ही फोर्स अगर मैं एक साथ लगाऊं, ये देखिए, तो यहां पर एक रोटेशन जनरेट हो रहा है, यहां पर एक रोटेशन जनरेट हो रहा है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब क्या है कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पर एक रोटेशन जनरेट होता है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि स्टूडेंट में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, वो होती है मूवमेंट को इक्वल रखकर निकाला जाता है। यानी कंप्रेशन के मूवमेंट को और टेंशन के मूवमेंट को हम अगर बराबर रख दें, इक्वल, क्योंकि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? बाय टेकिंग मूवमेंट ऑफ बोथ द जोन इक्वल। यानी जो दोनों जोन है, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन, इन दोनों का मूवमेंट निकालें। अगर मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसको अगर हम निकालेंगे और उन दोनों को इक्वल रख देंगे,
किसको, कंप्रेशन वाले को और टेंशन वाले को, दोनों के मूवमेंट को हम इक्वल रखेंगे तो वही है हमारी न्यूट्रल। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलती है, जब हम मूवमेंट लेते हैं टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन दोनों का हम मूवमेंट लेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, मूवमेंट ये हम नहीं ले रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस से। न्यूट्रल एक्सिस को मानकर मूवमेंट नहीं लेना है कि ये फोर्स है और ये रही न्यूट्रल एक्सिस, यानी ये रही न्यूट्रल एक्सिस, ये फोर्स है, तो हम इस तरीके से मूवमेंट ले लेंगे। नहीं, मूवमेंट हमें लेना है लीवर आर्म से। लीवर आर्म, ये Z है, लीवर आर्म। अब ये टोटल जो फोर्स आ रहा है ये एक ट्रायंगुलर फोर्स है, और आपने पहले भी पढ़ रखा है जब इस तरीके से, ये है पॉइंट लोड, इसको तो ऐसे ही निकालते हैं जितना भी लोड होगा। लोड अगर W होगा तो W, 20 होगा तो 20। और ये क्या है, UDL, ये है UDL। इसके केस में हम जो भी इसकी इंटेंसिटी है, मान लो 2 न्यूटन पर मीटर है, यानी 2 न्यूटन का फोर्स है 1 मीटर में, और ये टोटल इस बीम की अगर x है लंबाई, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 2x। कितना, 2x। और कहां पर मानते हैं हम, बिल्कुल बीचों बीच मानते हैं, 2x का फोर्स मानेंगे, यानी इसका गुणा ये। हम एक तरीके से एरिया ही निकालते हैं, क्योंकि 2 क्या है, 2 तो ये वाली डायरेक्शन है, जबकि x क्या है, x ये वाली डायरेक्शन है, तो ये इन दोनों को एरिया ही तो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वो कितना निकलता है 2x। और लगाते कहां पे हम, टोटल लंबाई अगर x है तो हम लगाते हैं x/2 पे, चाहे इधर से ले लो x/2 होगा, चाहे इधर से ले लो x/2 होगा। लेकिन ये जो ट्रायंगुलर फोर्स होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, लेते इसमें भी एरिया है, क्योंकि इसमें एक तरफ की इंटेंसिटी मान लो हमें दे रखी है 25, दूसरी तरफ की तो 0 है, और टोटल यहां पर लेंथ मान लो हमें दे रखी है 30 मान लेते। तो इसमें क्या है, जो टोटल फोर्स होता है, टोटल फोर्स कितना मानते हैं हमें आसानी से, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हम क्या करते हैं, ये फोर्सेस को सबको निकाल देते हैं, इसकी जगह एक ही फोर्स मान लेते हैं, और वो फोर्स ऐसा मानते हैं जो कि सेम वही काम करेगा जो कि ये सारे फोर्सेस मिलकर करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सारे फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर 0 फोर्स, थोड़ा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करते करते 25 आ गए यहाँ पर। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सेम ऐसी ही प्लेट माने, यही 30 की हाइट की, और ये जितना फोर्स था, कितना फोर्स था ये टोटल फोर्स निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ता है। और ये क्या है, ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 30 इंटू हाइट, हाइट क्या है 25, यानी ये 15 गुणा 25। ये क्या आ गया, ये जो भी आपकी वैल्यूज की आई x, ये इसका टोटल फोर्स आ गया। यानी इस पूरे ये जो हमारा पूरा लोड है या लोड सिस्टम है, इस पूरे का लोड x है। तो अगर हम पूरी बीम पे ये सब कुछ ना लगा के केवल x फोर्स लगाएं, तो भी वो सेम काम वैसा ही करेगा जैसा कि ये सारे फोर्सेस मिलकर कर रहे थे। लेकिन ये लगाना कहाँ है, ये जैसे पूरा ये 30 था, तो हम ये यहां लगाते हैं x/3 पे, जिधर सबसे मैक्सिमम फोर्स होता है। यहाँ 25 था, यहाँ पे कम था, तो जहां मैक्सिमम फोर्स होता है वहां से तो होता है x/3 पे। लेकिन अगर आप 0 की तरफ से देखें तो वहां से होता है 2x/3 पे। यानी 30 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 20 की दूरी यहां से यहां तक और 10 की दूरी यहां से यहां तक, यहां पर हमें फोर्स लगाना है। अब ये हमने समझा क्यों, क्योंकि सेम इसी तरीके का फोर्स लग रहा है ये कंप्रेशन में। अब हमने क्या माना, ये पूरा का पूरा सिग्मा CBC है। ये क्या है, सिग्मा CBC। सिग्मा CBC यानी कि ये स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की अगर हम एरिया से गुणा कर दें, स्ट्रेस की यानी सिग्मा की गुणा कर दें एरिया से, तो वो बन जाता है फोर्स। तो इसका मतलब अगर स्ट्रेस ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है, और कम है, और कम है, और कम है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स भी हमारे ऊपर ज्यादा होंगे, नीचे और कम होंगे, और कम होंगे, और कम होंगे। तो फोर्स का भी सेम इसी तरीके का ग्राफ बनेगा, ये ट्रायंगल वाला। तो हमें एक जो ओवरऑल फोर्स मानना है, या कह ले एक नेट फोर्स मानना है, एक टोटल फोर्स मानना है, एक रिजल्टेंट फोर्स मानना है, वो कहां पर मानना है, सेम उसी वही फंडा लगाना है हमें ट्रायंगुलर फोर्स वाला, जो कि हमने यहां पर लगाया है अभी। तो ये जो फोर्स लगेगा कंप्रेसिव फोर्स C, कहां पर लगेगा, ये पूरा x था, तो ये ऊपर से लगेगा x/3 पे, यानी x/3 पे, ऊपर से x/3 पे लगेगा ये फोर्स। ये फोर्स कौन सा है, C। अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन हमने यहां पर समझ लिया है कि जो टोटल फोर्स था, इस पूरे को हटाकर हम C एक फोर्स मान सकते हैं, जिसको हम कंप्रेसिव फोर्स बोल सकते हैं। लेकिन नीचे के केस में कोई एरिया तो बन ही नहीं रहा, ये तो एक तरीके से पॉइंट लोड बन रहा है, जैसे यहां पर पॉइंट लोड था,
और इस केस में हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं माना, यहाँ था सिग्मा ST यानी स्ट्रेस, और यहाँ पर हमने एक रेड कलर से मान लिया है T यानी कि टेंशन यानी टेंसाइल फोर्स। अब कंप्रेसिव फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है और ग्रीन से भी दिखाया है, टेंसाइल फोर्स रेड कलर से दिखाया है और राइट साइड में दिखाया है। अब मूवमेंट क्या कहां लेना हमें, मूवमेंट जो हमें लेना है वो लेना है यहां से, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, यहां ये रहा C फोर्स, स्ट्रेस को भूल जाओ, हमें सिर्फ फोर्स की बात करनी है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो ऊपर का कंप्रेसिव फोर्स था, इस कंप्रेसिव फोर्स की और ये जो नीचे टेंसाइल फोर्स था इसकी टोटल की डिस्टेंस हमने मान ली है Z, और इसको हमने बोल दिया लीवर आर्म। लीवर आर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला, लीवर आर्म। ऊपर जो C आया है यानी कंप्रेसिव फोर्स आया है जो कि X पूरा था तो उससे x/3 आया है, तो वहां से लेके जो नीचे टेंसाइल फोर्स था यानी जहां तक सरिये डले हुए थे, जहां तक हमारा ऊपर से नीचे ये D आता है, स्मॉल d आता है, इफेक्टिव डेप्थ आती है, वहां तक हमने इसको मान लिया है Z यानी कि लीवर आर्म। अब हम इस लीवर आर्म वाले डिस्टेंस पर ही मूवमेंट निकालेंगे। अब हमने ये पॉइंट माना और इस पॉइंट के लिए एक फोर्स तो ये रहा टेंसाइल फोर्स, लेकिन ये फोर्स तो काम ही नहीं करेगा क्योंकि मूवमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस इसकी इस पॉइंट से क्या है, 0, क्योंकि यहीं से पास हो रहा है ये इसका मूवमेंट कुछ रहा ही नहीं। लेकिन इसके लिए जो ये वाला फोर्स है C, इसका मूवमेंट है, C जा रहा है इस तरीके से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, Z यानी C इंटू Z। तो ये मूवमेंट ऑन कंप्रेशन, ये मूवमेंट क्या है कंप्रेशन साइड की वजह से, माइनस मूवमेंट ऑन टेंशन। अगर मैं यहां इस पॉइंट को मानूं तो उसके लिए C फिर दोबारा से वही हो गया, 0 हो जाएगा। C के लिए कोई मूवमेंट ही नहीं आएगा। T के लिए आएगा कितना, T इधर जा रहा है इंटू Z यानी वही लीवर आर्म, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑन कंप्रेशन माइनस मूवमेंट ऑन टेंशन ये बराबर 0 होगा। न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या है कि हम बाय टेकिंग मूवमेंट ऑफ बोथ द जोन इक्वल, यानी दोनों साइड के मूवमेंट को हम इक्वल रख देंगे, या कह लो कि दोनों साइड के मूवमेंट का जो सम होगा वो 0 होगा। अब ये माइनस ये बराबर क्या होगा, 0, यानी इसमें से और इसमें से कर देंगे माइनस तो ये हो जाएगा 0। या कह लो कि इस मूवमेंट को माइनस वाले को उठा के उधर ले जाओ तो हो जाएगा मूवमेंट ऑन कंप्रेशन बराबर मूवमेंट ऑन टेंशन। अब मूवमेंट कितना है, ये C इंटू Z। C क्या है, कंप्रेसिव फोर्स, वेयर C इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स, और Z क्या है, Z है लीवर आर्म, बराबर T इंटू Z। T क्या है, टेंसाइल फोर्स, टेंशन फोर्स नहीं होगा, टेंसाइल होगा, टेंसाइल फोर्स, और Z क्या है, वही लीवर आर्म। अब Z से Z कट जाएगा, क्या बचेगा, C बराबर T यानी C बराबर T। अब हम करेंगे क्या, एक बार C निकाल लेंगे और एक बार T निकाल लेंगे और बस हमारा निकल कर आ जाएगा फिर न्यूट्रल एक्सिस। इसमें जो थोड़ा सा समझने वाली बात है वो है C के लिए यानी कंप्रेसिव फोर्स के लिए। वो कैसे, अगर आपने ये ट्रायंगुलर फोर्स समझ लिया तो आपके लिए ये वाला कंप्रेसिव फोर्स समझना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ट्रायंगुलर फोर्स में यही था हमारा, इस तरीके से 25, यहाँ पर 0, और हम कहाँ मानते हैं, हम यहाँ मानते हैं बिल्कुल बीचों बीच। अब एक बार हमें 2D के फोर्स और 3D के फोर्स में जो डिफरेंस है उसको समझना चाहिए। अगर हम देखें पॉइंट लोड क्या है, ये तो एक वन डायरेक्शनल हमने एरिया लिया, मतलब वन डायरेक्शन हमने लेंथ ली और उसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया। इसी को अगर हम 2D में देखें यानी 2 डायमेंशनल अगर हमारे पास प्लेट हो या रियलिटी की कोई प्लेट हो तो उस पर कैसे लगेगा पॉइंट लोड, यहां तो ऐसे दिखाते थे हम, जबकि वो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ये है एक आयरन की प्लेट या स्टील कंक्रीट की कोई सी भी प्लेट मान सकते हैं, ये है एक प्लेट और उस पर एक ये लग रहा है पॉइंट लोड, बिल्कुल इस तरीके से कि ये एक प्लेट है और ये इसके ऊपर लग रहा है पॉइंट लोड। अब यही अगर यूडीएल होता तो यूडीएल हम कैसे दिखाते थे, ऐसे, ये रहा और ये हम दिखा दिया यूडीएल कि ये रही लाइन और ये रहा यूडीएल। ये वन डायरेक्शनल के केस में था। और यही अगर हम एक 2D प्लेट देखें तो ये रही 2D प्लेट, जो ब्लैक कलर से है वो प्लेट दिखाई गई है और जो ग्रीन कलर से यहां और यहां दिखाए गए हैं वो फोर्सेस दिखाए गए हैं। तो इसमें ये जितना भी ग्रीन ग्रीन पार्ट है ऊपर का ये पूरा है फोर्स। कैसे, जैसे अगर हम देखें ये है एक प्लेट
और इस प्लेट को भाई यूडीएल कैसे लगेगा, ये लग गया इसको भाई यूडीएल, हर तरफ बराबर फोर्स, इस जगह बराबर, इस जगह बराबर, हर जगह से बराबर फोर्सेस लग रहे हैं इस पर, तो ये हर जगह बराबर फोर्सेस हैं, तो इससे क्या कहते हैं यूडीएल, ये हो गया यूडीएल। 3D में ऐसे ही लगता है यूडीएल, ये ग्रीन कलर से। अब हमारा जो ये है यूवीएल यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये हमें तो अब तक ऐसे बनाते हैं, इसी को अगर हम 3D में देखेंगे यानी किसी प्लेट के ऊपर होगा, तो ये रही ब्लैक कलर की पूरी प्लेट, नीचे इसके ऊपर इस तरीके का लगेगा लोड, यानी इसी में अगर आप ध्यान से देखें, अब के बार महसूस चाहे देखने में ना हो, लेकिन इस तरफ ज्यादा फोर्स है, इस तरफ और कम है, 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 इस तरीके की जो फोर्स लग रहा है ये क्या है, ये है यूवीएल फोर्स, यूवीएल फोर्स जो कि 3D में दिखाया गया है। देखिए ये है नीचे की प्लेट, ये, और ये रहा इसका ऊपर का फोर्स, ये ब्लू वाली है प्लेट, या इसको सीधा कर लेते हैं, ये ब्लैक वाली है प्लेट, ब्लैक वाली है प्लेट, और ये ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला है फोर्स, ब्लू वाला फोर्स, ब्लैक वाला प्लेट। अब ये इस तरीके से फोर्स है, इसी में ही हमारा किस तरीके से दिखा रखा है, यही सेम चीज यहां पर इस तरीके से है, इसको मैं ऐसे है, इसको ऐसे घुमाया, ये है पूरा बीम, और बीम पर यही फोर्सेस है। हम फिलहाल साइड से देख रहे हैं तो इसलिए हमें केवल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, जबकि जैसे ये ट्राइंगल है ऐसे इसके पीछे भी बीम है, यानी ये तो बीम के एक तरफ का एरिया है, जबकि पूरी बीम तो आगे तक फैली हुई है। ये जो ब्लैक कलर से मैं मार्कर रख रहा हूं, ये मार्कर मैं रख रहा हूं प्लेट के ऊपर, ये है प्लेट, और ये जो ब्लू वाला मार्कर है ये रख रहा हूं जो फोर्स है, ये जो फोर्स जा रहा है ये पूरा फोर्स है, ये है प्लेट। हमारा यहाँ पर डायग्राम में कैसे बना रखा है, इसी सेम चीज को हम ऐसे देख रहे हैं, और ये ऐसे डायग्राम है, ऐसे डायग्राम है ये, यानी कि ये काला वाला क्या है, ये है असल में जो प्लेट या कह लो बीम, और ये जो ब्लू वाला है ये है इसका फोर्स, ट्रायंगुलर फोर्स। अब ये जिस तरीके से यहां पर हम साइड से देख रहे हैं तो हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में ये ट्रायंगल थोड़ी है, इसके पीछे इस तरीके से जा रहा है ये भी पूरा पूरा घूमता हुआ, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये 3D की चीज है, तो दिख रही है भले 2D फोर्स, लेकिन इसके पीछे भी कुछ फोर्स है, यानी ये जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है ये है, इसी को थोड़ा सा और सेम तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये क्या है, हमारी बीम है, एक बीम है जो पीछे से निकल कर आ रही है, यहां तक आ गई बीम, ब्लैक कलर से जितना भी पार्ट है वो सब बीम का पार्ट है एक, जबकि जो ग्रीन कलर के ये फोर्स है, रेड कलर के ये भी फोर्स है। जो ऊपर है ये बीम है कंक्रीट की, और नीचे ये 3 है सरिये यानी स्टील यानी रीइंफोर्समेंट डले हुए हैं। ऊपर जहां तक ये ग्रीन ग्रीन हो रहा है, यहां तक ये है न्यूट्रल एक्सिस, और यही न्यूट्रल एक्सिस पीछे तक जाएगी, वहीं तक खत्म नहीं होती न्यूट्रल एक्सिस, पीछे तक जाती है पूरा एक प्लेन है न्यूट्रल एक्सिस, तो एक सतह है पूरी, एक परत है न्यूट्रल एक्सिस। तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे इसको, तो इस तरीके से फोर्स निकला हुआ है बाहर को, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स होगा सिग्मा CBC, नीचे और कम और कम और कम, तो ये जो फोर्स बन रहा है बिल्कुल सेम यही फोर्स है, और यही यहाँ फोर्स है, बस दिखाया गया यहाँ पर 2D में। और नीचे क्या है, टेंसाइल फोर्स, तो जहां जहां सरिये हैं केवल वहां निकल कर आएगा, और ये टोटल जो फोर्स आएगा वो T आएगा, चाहे सरिये 3 है तो तीनों का मिलाकर T है, 5 है तो 5 का मिलाकर T है, और ऊपर इस तरीके का फोर्स। अब बस यहां पर बात समझ में आने के बाद अब हमारा कोई ज्यादा काम नहीं रह गया, सिर्फ अब हमें C यानी फोर्स निकाल लेना है। एक बार हम ये जो प्लेट है इस प्लेट में फोर्स निकाल लेते हैं कि निकलेगा कैसे। अब देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हर जगह फैला हुआ है, तो जितनी डायरेक्शन में फैला हुआ है उतने का हम निकालते हैं, ये सारा का सारा में फैला हुआ है। अब इसमें आएगा कहां, आएगा तो यहां से 1/3 पर ही है, आएगा तो ये 1/3 पर ही, यानी ये पूरी डिस्टेंस अगर हमारी, मान लो ये डिस्टेंस पूरी अगर x है, ये पूरी डिस्टेंस अगर हमारी x हो गई, तो ये यहां पर कहां आएगा, 1/3 पर आएगा x पे, लेकिन इस जगह थोड़ी आएगा किनारी पे, किनारी पर नहीं आएगा, आएगा ना उधर आएगा 1/3 पर ही, लेकिन जो बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट होगा ना इस पूरे का, वहां आएगा 1/3 पे। है तो ये भी 1/3, देखो ये इस तरीके से है तो ये यहां से पूरा x है, जबकि ये कितना है, ये है x/3, ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी x/3, है x/3 पर ही अभी भी, लेकिन उधर है बीचों बीच, कहां, यहां से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है, बीचों बीच है, क्योंकि यहां का लोड और यहां का लोड बिल्कुल सिमिलर है,
सिमिलर है तो उन दोनों को बिल्कुल बीचों बीच ही आना है, लेकिन यहां का लोड और यहां का लोड सिमिलर नहीं है, इसलिए ये खिसक कर इधर आ गया, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी। अब ये निकलेगा कैसे? निकलेगा ऐसे, मान लो ये वाली इंटेंसिटी आपको दे रखी है, एक्स नहीं मानते, इसको मानते पी। मान लो ये वाली इंटेंसिटी आपको पी दे रखी है, तो पहले इतना तो सेम सेम निकाल लो जैसे यहां पर निकालते थे, यानी एरिया हाफ इंटू बेस यानी एक्स इंटू हाइट यानी पी। अब ये निकल कर आ गया है, लेकिन ये तो निकल के केवल इस लाइन का आया है, पूरा इतना ही पूरा आगे है, और आगे और आगे और आगे और आगे, यही पूरा ट्राइंगल यहां तक जा रहा है। कितनी डिस्टेंस तक और जा रहा है? ये वाली डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस है y, ये y डिस्टेंस है, ये यही ट्राइंगल एक और है, एक और है, एक और है, ऐसे ये y डिस्टेंस तक आगे ट्राइंगल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा निकल कर आया है इसको हमें y से गुणा और करनी पड़ेगी एक बार, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा टोटल फोर्स निकल कर आ जाएगा, ये वाला जो कि यहां पर होना चाहिए, जो कि इस पूरे फोर्स को मिला के एक हम इकला फोर्स लगा देंगे इस जगह, वो फोर्स निकल कर आ जाएगा ये, और यही है असल में फोर्स सी, यही है फोर्स सी जो कि हमें यहां पर निकालना है। अब इसको हम करते हैं पूरा अपना, इसको हटा देते हैं सभी को। देखिए हम सी कैसे निकालेंगे, सी यानी कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स के लिए ऊपर क्या है, सिग्मा सीबीसी, तो हम वैसे निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पूरा ट्राइंगल है जिसमें इसको बेस मान लो या इसको बेस मान लो, बात वही आएगी। तो हाफ इंटू बेस क्या है, फिलहाल हम सिग्मा सीबीसी मान लेते हैं, सिग्मा सीबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एक्स। लेकिन वही ये तो पूरा पूरा आगे और जा रहा है, यानी यहां इस तरीके से और जा रहा है बी तक, जो बी है पूरी चौड़ाई, क्योंकि ये तो बीम में इस तरीके से दिखाया गया है, ये तो एक छोटा सा पार्ट ऐसे दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा इसकी जो चौड़ाई बी है बीम की, ये पूरा आगे तक फैला हुआ है, तो इसका गुणा होगा यहां से बी से, बराबर टी क्या है, टी है एक टेंसाइल फोर्स। ये बहुत आसान है, टेंसाइल फोर्स इसमें कैसे निकालेंगे, यहां कोई एरिया निकालने का चक्कर ही नहीं है, सीधा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी अगर मैं स्ट्रेस की गुणा कर दूं एरिया से तो वो फोर्स निकल जाएगा, सिंपल। इसका मतलब टेंसाइल फोर्स बराबर होगा टेंसाइल स्ट्रेस यानी स्टील की स्ट्रेस सिग्मा एस टी, जो कि टेंशन में स्ट्रेस है स्टील लेता है, गुणा एरिया भी इसी का रखना पड़ेगा ए एस टी, यानी एरिया ऑफ स्टील। ये हो गया। अब यहां पर जो सिग्मा एस टी है उसकी वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में अभी बनाया था, जो ये सब लिखा है, इसको सिग्मा सीबीसी बाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम डिवाइड बाई डी माइनस एक्स, और इसमें हमने सिग्मा एस टी को ऐसे ही रहने दिया, बाकी सारी चीज एक तरफ ले गए, तो सिग्मा एस टी बराबर हो गया सिग्मा सीबीसी बाई एम इंटू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इस पूरी सिग्मा एस टी की वैल्यू को हम ऐसे ही पुट कर देंगे, सिग्मा सीबीसी इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी की पूरी वैल्यू सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई एम डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये पूरी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पे सिग्मा सीबीसी से सिग्मा सीबीसी कट जाएगा, बी यहाँ पर ही रहने देते हैं, और ये वाला एक्स है इसे भी ऊपर ले आते हैं, यानी बी इंटू एक्स। अब एक्स ए लिख देते हैं इसको, क्योंकि हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं, क्रिटिकल निकाल रहे हैं, तो हमने एक्स ही लिख दिया था। अब ये तो हम बराबर कर ही चुके हैं ना, तो जितना भी एक्स रखा जाएगा वो एक्स ए ही है, तो एक्स ए यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो बी एक्स इधर आ गया, एक्स ए इज इक्वल टू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एम। पर ये यहाँ पर ए एस टी और रह गया है, ए एस टी टू ए एस टी, ठीक है। लेकिन ये एम हाँ, ये जो सिग्मा एस टी है, यहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, सिग्मा एस टी बाई एम है नीचे, ये एम यानी कि एम नीचे आएगा, यहाँ सिग्मा एस टी बाई एम है तो एम होना चाहिए था नीचे, यानी ये ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है ये, तो ये एम सिग्मा एस टी के बराबर में इनटू में जाएगा, यानी यहां पर ये थोड़ा सा एम
इंटू सिग्मा एस टी सी बी सी होगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारा m यहाँ नीचे नहीं आएगा, m फिलहाल यहीं पर ही लिख देते हैं आगे, इंटू m और ए एस टी। तो इसलिए यहाँ पर भी फॉर्मूला हमारा ये हो गया है m a एस टी डी माइनस एक्स ए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये है हमारा पूरा का पूरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला। और जब भी हमें निकालना होगा तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। अब इसमें हम ये और करते हैं कि जो ये एक्स ए है यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, इसको हम एम ए एस टी से गुणा और कर देते हैं, और गुणा करके इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जब भी हम क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, मान लो कोई हमें वैल्यू दे रखी है, हमें हमसे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ही मांगी है, अब यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या करेंगे, हम इसका करेंगे, ये m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, AST एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा, B भी आ जाएगा, सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबकी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे, जैसे B की वैल्यू फिर हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ये 250 XA² बराबर, यहाँ पर मान लो हमारा ये बन गया AST 400 बन गया, ब्रैकेट में D की भी कुछ वैल्यू हमें दे रखी होगी 500 माइनस XA, इस तरीके से बन जाएगा। अब 400 की गुणा करेंगे 500 से, और 400 की गुणा होगा इससे, यानी यहाँ से इससे गुणा होगी, मान लो अभी 1000 आ गया, और माइनस 400 XA, और यहाँ पर ये 250 XA²। अब ये जो माइनस 400 ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये एक हमारा इक्वेशन बन जाएगी कि 250 XA² प्लस 400 XA माइनस 1000 बराबर 0। यानी ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी XA की, यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की। अब अगली वीडियो में हम ये वाले न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर हम सीधा बीम का डिजाइन स्टार्ट करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, और उसके बाद जल्दी ही लिमिट स्टेट मेथड को स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। नमस्कार।